mindset. Where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं ओमकार चौधरी जी, जिनके साथ मैं बात करूंगा कुछ चीजें जो आसपास हमारे हो रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं हमको, एक तो नागपुर में इंसिडेंट हुआ, मऊ में इंसिडेंट हुआ, एमपी में एक और इंसिडेंट होने की बात चल रही है और उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। सो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, क्या कैसे ये गेम आगे जाएगी। और जो दूसरी बात मैं करना चाहता हूं सर से, वक्फ के बारे में। और तीसरी बात जो मैं पहले एक्चुअली सर से शुरू में उनका एक कमेंट लूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक जज साहब के घर में बड़ा एक कुछ चीजें निकली हैं। अब उनके साथ कुछ किया जा रहा है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है। अब आपको पता ही है इस देश में कैसी चीजें चलती हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले कमेंट लेते हैं सर से। सर जी नमस्कार, थैंक यू, आपने टाइम निकाला सर। वेलकम आदि जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर जी पहले तो ये बताइए, ये दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो शॉकिंग सी चीज बाहर निकली है, ये बहुत ही मतलब, और इसके ऊपर देखिए मेरी तरफ से तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ सर, जुडिशरी में जजेस का मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसी के ऊपर, बट जो जुडिशियल प्रोसेस है इस देश के अंदर, उसकी हालत बहुत खराब है। और जो जितने प्रॉब्लम्स हमारे देश के अंदर है, राइट फ्रॉम घर के बाहर निकलो तो ट्रैफिक, कचरा, पॉलिटिक्स, जो फ्रॉड, कितनी सारी चीजें जो इस देश में होती हैं, ये होती है बिकॉज जुडिशरी हमारे देश के अंदर स्ट्रांग नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ऐसे ऐसे खुलासे को, और इसके आगे क्या होगा अभी? देखिए, पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि हुआ क्या है। जज साहब घर पर नहीं थे, बल्कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, और पीछे से वहां घर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने आकर के आग बुझाने की कोशिश की, फिर तमाम दूसरी चीजें देखी, सामान उठा करके इधर से उधर रखना ही पड़ता है उनको। जब ये रखा गया तो करोड़ों का कैश वहां पर उनको दिखाई दिया, बरामद हुआ। अब हाईकोर्ट के जज साहब हैं, इलाहाबाद से ट्रांसफर होकर के आए थे, शायद 2021 में आए थे। और दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर से अगर करोड़ों का कैश मिल रहा है उनकी गैर मौजूदगी में, तो उसके बाद हड़कंप मचना ही था। तो साहब वो बैठक हुई, जज साहिबान की, कॉलेजियम की बैठक हुई। उसमें फैसला किया गया कि साहब ये तो बड़ा गंभीर मामला है, इनको वापस इलाहाबाद ही भेज दिया जाए। ये क्या सजा हुई, ये क्या कार्रवाई हुई कि साहब जहां से ये 4 साल पहले आए थे, इनको वापस वहीं भेज दो, बस ये सजा हो गई। अब सवाल उठने स्वाभाविक हैं भाई। अगर जज के यहां से अनअकाउंटेड मनी मिल रही है तो उसकी जवाबदेही तय करो ना, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ ना। और जो संबंधित मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, आईटी विभाग है या सीबीआई है या दूसरे विभाग हैं, वो जांच करें, पूछताछ करें जज साहब से। भाई आपके घर में ये कैश कहाँ से आया है, कहाँ से आपने इसको रिसीव किया है, आपकी नॉलेज में है कि नहीं है, क्या है। पूरे मामले की थोरोली जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब ये सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, अभी तक भी अधिकृत तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। कि मीडिया में चल रहा है कि पार्लियामेंट को कहा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाएगा, राष्ट्रपति को कहा जाएगा, जी इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाइए, पार्लियामेंट से पारित करके इनको हटा दीजिए। मेरा कहना यह है आदि जी, सीधी सी बात है कि अगर भारतीय कानून है तो वो XYZ सब पर लागू होना चाहिए।
वो अगर चपरासी पे लागू होता है तो वो चीफ जस्टिस पे भी लागू होना चाहिए। वो एक क्लर्क पे लागू होता है तो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर भी लागू होना चाहिए। चलो, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है कि जब तक वो पद पर रहते हैं उनके खिलाफ कोई मामला चलता नहीं है। तो जब नहीं पद पर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कानून सब पर लागू होना चाहिए। और जो दूसरे मसले आपने उठाए हैं इसके साथ, इस देश में हर साल 4.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। 4.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट भी हैं, और जो लोअर कोर्ट है वहां की तो हालत ही बहुत खराब है। और ये कहा जाता था कि भाई लोअर कोर्ट्स में करप्शन है, जो अपर कोर्ट्स हैं यानी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वहां करप्शन नहीं है। तो ये दिल्ली के हाई कोर्ट के जज साहब के यहाँ से अगर करोड़ों का कैश मिल रहा है तो ये क्या बताता है? ये तो बताता है कि हाई कोर्ट में भी करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट अभी बचा हुआ है क्योंकि वहां से अभी कोई इस तरह की बरामदगी किसी जज के यहाँ से हुई नहीं है। तो जो जब तक बचा हुआ है तब तक ही एक पर्देदारी है, पर समस्या बहुत गहरी है, विषय ये बहुत विस्तृत है। इस पर चर्चा करने बैठेंगे तो पूरा प्रोग्राम हम इसी पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये चेतने का समय है, गवर्नमेंट के लिए भी, जुडिशियरी के लिए भी, सबके लिए। सर जुडिशरी की मतलब मैं एक चीज और पूछूंगा, जैसे हम देखिए सर, कहाँ से ट्रस्ट करें? मैं बड़ा जुडिशरी जजेस के ऊपर पर्सनली मेरे को कुछ किसी को बोलने का वो नहीं है, ना मेरा किसी से कुछ लेना देना है, ना मेरा उनको उनसे मुझे कुछ चाहिए। मैं एक सिटीजन हूँ इस देश का। मुझे क्या चाहिए कि साहब जब मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो जो सिविल चीजें देश के अंदर हैं वो काम करनी चाहिए। अब मैं इसके लिए गवर्नमेंट को फॉल्ट दूं कि उसको फॉल्ट दूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर, इट डजंट मैटर टू मी। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अब मैं जाके वो बोलूं भैया मोदी का फॉल्ट है कि शाह का फॉल्ट है कि योगी का फॉल्ट है कि चंद्रचूड़ साहब का फॉल्ट, इट डजंट मैटर। सिचुएशन ये है। तो एक क्या जुडिशरी को अपने आप ये समझ में नहीं आती कि सर देश के अंदर आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि साहब आपकी वैलिडिटी क्या है जब आप ऐसे काम करोगे? आपकी वैलिडिटी क्या है कि कल आपने एक डिसीजन दिया आपके एक कोर्ट ने, जहां पर बोला गया कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना इज नॉट अ सेंस ऑफ रेप विदाउट हर परमिशन। तो ये सारी अगर डायरेक्शन में सारी जाएगा तो फिर क्या फायदा सर? सारी लिमिट क्रॉस हुई हैं जिस जज का आप जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि अगर किसी युवती का प्राइवेट पार्ट टच किया जाए तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, यौन शोषण नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उसका नाड़ा भी खोल दिया जाए, अगर उसको घसीटा भी जाए, तमाम दूसरी भी चीजें की जाए, तो भी यौन शोषण नहीं माना जाएगा। मुझे बताइए कि ऐसे जज साहब को पद पर बने रहने का हक है क्या? इतना सेंसिटिव मामला है, इतना ज्यादा सेंसिटिव मामला है, इस पर खून खौलता है। और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले अपने कई फैसलों में और कई टिप्पणियों में ये कह चुके हैं, यहां तक कि अगर आप एक सर्टन पीरियड से ज्यादा किसी लेडी को या किसी बच्ची को या किसी युवती को देखते रहते हैं तो भी वो उसकी मर्यादा को भंग करने वाली धाराओं का मामला बन जाता है। यहाँ तो जज साहब कह रहे हैं कि अगर आप उसके प्राइवेट पार्ट भी छू रहे हैं, आप उसके कपड़े की रस्सी भी खोल रहे हैं, तो भी यौन शोषण नहीं माना जाएगा। तो मजाक कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। थोरोली इस पर एक गहन मंथन इस देश में होना चाहिए कि ऐसे जजेस को बने भी रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। जी, इसी की वजह से सर अब मैं कनेक्ट करूंगा जो जो घटनाएं हुई हैं नागपुर के अंदर। मैं देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक ओपिनियन रखता हूं और कई लोग मेरे को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं लॉ एंड ऑर्डर का जो अपकीप होता है इज फ्रॉम द फोर्थ पिलर और थर्ड पिलर और सेकंड पिलर, जो भी डेमोक्रेसी का जहां पर भी जुडिशरी को डालते हो उसका काम है।
ये किसी और का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम होता है, उसको अपहोल्ड करना जुडिशरी का काम होता है। देयर टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द थिंग्स। तो इम्प्लीमेंट आप जितना मर्जी करते रहो, लेकिन जब तक आपका अपहोल्ड नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। एंड वही चीज हमको दिखती है नागपुर के अंदर सर। नो, यहाँ पर जो योगी मॉडल के बारे में बात करते हैं, मैं थोड़ा सा डीप सवाल पूछूंगा आपसे सर। योगी मॉडल के बारे में जो हम बात करते हैं वो क्या है सर? योगी मॉडल है इंस्टेंट जस्टिस का, एक ग्रेटिफिकेशन का, लोगों को बताने के लिए कि साहब हमने आपकी चीजों को सुना और उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन एट अ बेयर मिनिमम किया गया है, तो उसको एक दर्द हुआ है और जिससे एक लोगों की एक जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है। अच्छा है सर, मैं खुद सपोर्ट करता हूं, बट आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि इस समय देश जो है ये अमृत मंथन के दौर से गुजर रहा है। दुनिया जो है वो हमारी लीडरशिप की तारीफ कर रही है। नरेंद्र मोदी को अब तक दुनिया के 22 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। रूस यूक्रेन के बीच में मामला हो, उसमें भी कहीं हमारी लीडरशिप की भूमिका है। खुद ट्रंप जो हैं उसको अंडरलाइन करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। हमने महाकुंभ देखा है जहां 66 करोड़ सनातनियों ने जाकर के गंगा मैया में पवित्र डुबकी लगाई है। होली का त्योहार मेरी याद में जितना पुरखुलूस था इस बार, जितना उमंग थी, जितना विश्वास था, जितना उत्साह था, मैंने तो कभी अब अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। दूसरे, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, वंशवादियों पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं, वो उसका मैं ये प्रतिकार देख रहा हूं, प्रस्फुटन देख रहा हूं, गुस्सा देख रहा हूं। वो चाहे महू में हो, चाहे संभल में हो, चाहे नागपुर में हो, या उससे पहले जब दिल्ली में दंगा हुआ था, जब ट्रंप अपने परिवार के साथ गांधीनगर और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे थे, तब की बात हो। ये सब क्यों हो रहा है? ये जो बौखलाहट है, ये जो अकुलाहट है, ये जो गुस्सा है, ये जो बेबसी फूट फूट करके इनकी निकल रही है, इनको पता है कि एक्चुअल में देश में हो क्या रहा है। ये लोग पागल नहीं हैं। इन लोगों को ये जानकारी है कि हिंदुओं का, सनातनियों का पुनर्जागरण हो रहा है। जो उनकी विरासत थी, वो चाहे केदारनाथ मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, चाहे अब मथुरा के लिए प्रयास हो, या संभल में जो हमारे जितने तीर्थ थे उनकी खोज और उनकी पुनर्स्थापना का काम हो, और अलग अलग कोर्ट्स में भी इस समय बहुत गंभीरता के साथ उन सारी विरासत की जो जितनी भी हमारे चिन्ह हैं, जितने भी स्थल हैं, उनको वापस लेने की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर एक ही जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। राज्य बदलते हैं, शहर बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन पैटर्न एक ही है। पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है। अब तो नागपुर में एक और खतरनाक ट्रेंड देखने को मिला है। हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, घरों में घुसने की कोशिश की गई है, महिला पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई है, उनके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई है, गंदे इशारे किए गए हैं, और दुस्साहस जो है ये बढ़ता जा रहा है। यानी ये बौखलाहट है। और एक और ट्रेंड आप इसके साथ साथ, मैं उसको अंडरलाइन करके चलता हूं ताकि दर्शकों की समझ में आ जाए कि इन लोगों को ये दुस्साहस करने की ताकत कहां से मिल रही है। ममता बनर्जी कहती हैं कि महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है, और वो फुरफुरा शरीफ के लोगों के पास साथ बैठ करके इफ्तार पार्टी में दावत उड़ाती हुई दिखाई देती हैं। अभी कल का ही
कल की ही घटना है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, सोनिया गांधी भी बैठी दिखाई दे रही हैं, जया बच्चन भी बैठी दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग ने इफ्तार की दावत बुलाई और उसमें मणिशंकर अय्यर अपनी गाड़ी से निकल करके उधर लपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ताकत मिलती है इन लोगों को वहां से, और ये दुस्साहस चल रहा है इसलिए। दूसरे, इनके दिमाग में ये भी है कि देखिए साहब, ये जो लोकसभा चुनाव में एक दुष्प्रचार किया गया था, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, तमाम दूसरी चीजें हुई थी, उसके चलते हिंदुओं को विभक्त करने में कामयाबी मिली थी। और जो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी इंडिपेंडेंटली लेकर के सत्ता में आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, 2024 के इलेक्शन में उसको डेंट पहुंचाने में ये लोग कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है आदि जी? उसके बाद जम्मू कश्मीर देख लो, हरियाणा देख लो, महाराष्ट्र देख लो, दिल्ली देख लो, झारखंड देख लो, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, और इन 5 में से 3 राज्यों में तो उसकी अपनी सरकारें बन गई, अपने मुख्यमंत्री बन गए। तो बौखलाहट इसी चीज की है, ये गुस्सा इसी चीज का है। और दूसरे, मैंने कल अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि चूंकि इनकी गर्भनाल जहां से इनको खुराक मिल रही थी वो कट रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो क्यों न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया? क्योंकि फॉरेन फंडिंग जो है वो कटी है और वहां पर ढूंढ ढूंढ करके मारा गया है इनके सो कॉल्ड कमांडरों को। यहां पर ये जो अब शंभू बॉर्डर पर इनकी पिटाई सिटाई करके इनके तंबू उखाड़े गए हैं, ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि इनकी खुराक मिलनी इनको बंद हो गई थी। वो जॉर्ज सोरोस वगैरह वो सब पूंछ दबा करके अब चुपचाप बैठ गए हैं और यूएस एड बंद हो चुकी है। इसके अलावा जो है वो हिंडनबर्ग वाला अपनी दुकान बंद करके भाग गया। तो ये नई दुकान खोल ली सर, नई दुकान खोल ली उसने। अब वो यूरोप में खुलेंगी, क्योंकि अमेरिका में माहौल बदल गया है। तो जहां वामपंथी नाचते हैं और ये सब साजिशें करते हैं, वहां से शुरू हो जाएंगी। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, या बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को जो घटना हुई थी वैसा ये नई दिल्ली में देखना चाहते हैं, यानी नई दिल्ली को ढाका बनाने की साजिशें रचते रहते हैं। ये अलग बात है जो आपने सेकंड थिंग वो बोली थी कि साहब योगी वाला पैटर्न जो है अब धीरे धीरे बाकी लोग भी अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नागपुर में हमें यही तो दिखाई दे रहा है अब। नहीं, बहुत बढ़िया है सर। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, देखिए सर, ये होती है एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस। मेरा आई सपोर्ट दिस, क्योंकि हमको पता है अब जैसे वो था, क्या नाम था उसका, वो एक बड़ा गुंडा था जो मरा था, वो क्या जहर वहर, अतीक अहमद। अब उसको तो मरना ही था, एंड देयर इज नो क्वेश्चन। मैं आई मीन सपोर्ट करता हूँ जो भी गवर्नमेंट ने करा, जो भी था नहीं था, जिसने मर्जी करा भैया, सपोर्ट करता हूँ मैं। अननोन गनमैन, हाँ, अननोन गनमैन का जो एक्शन हुआ है, जो होता है पाकिस्तान में, मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। बट दैट्स नॉट पॉलिसी ना सर। मेरे को पॉलिसी की तरफ मैं जो थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जितने मर्जी पार्लियामेंट लॉ बनाता रहे, लेकिन हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, अब देखिए सर, फॉर एन एग्जांपल, बीएनएस आपने लगाया है और अभी बहुत जबरदस्त तरह से, आई एम सो हैप्पी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने सबसे पहला केस बीएनएस का सेडिशन का इनके ऊपर लगाया है। और बीएनएस सेडिशन इज नॉट एन इजी थिंग, उसके अंदर टेररिज्म डिफाइंड है, और उसको टेररिस्ट करार देके अभी सेडिशन के साथ अंदर, ये तो कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकलेगा। और एक आध पर नहीं, 6 लोगों पर लगाया है, 6 लोगों पर लगाया जी। तो क्रैकडाउन बड़ा सिवियर है, देयर इज नो क्वेश्चन, और अच्छा है, आई एम हैप्पी विद इट। हैविंग सेड दैट सर, अभी गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन कर दिया, कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट में जाके बोलेगा, रोएगा, ये करेगा, और नहीं तो कल को इलेक्शन फाइल कर लेगा वो। तो प्रॉब्लम वहीं पर आती है ना सर।
द कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग था, आपने जी। भी सुना होगा और उसका चर्चा भी हाँ, लगातार हम लोग करते ही रहते हैं कि ठीक है सरकार आपकी है पर सिस्टम तो हमारा है। सर तो ये ये सिस्टम सिस्टम दुनिया में का जब है। आई मीन सिस्टम परेशान में हो। जब तक सिस्टम में जब तक ये लोग बैठे रहेंगे तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। सर और क्योंकि आप ये देखिए सारा अमेरिका में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हाँ, हूँ हाँ, सर, अमेरिका तक हाँ। में यही यही प्रॉब्लम है। इसीलिए तो ट्रम्प साहब ने आते ही सबसे पहले यही काम किया है। उन्होंने वहां के कोर्ट्स में सुधार का कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये इस तरह के कानून हमारे यहाँ नहीं है जैसे अमेरिका में है। जी। तो हमें भी अपने कानूनों को उस तरीके का अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा। अब मुंह ताकना पड़ता है सरकार को, देखना पड़ता है कि अरे ये चीफ जस्टिस बन गया है, देखो भाई इसका कार्यकाल कब तक का है, तब तक जो है अपना जब्त करके बैठो, झेलो चीजों को। तो ये चीजें जिस देश में पैदा हो जाए, अच्छा डे वन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि कुछ चीजों पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। उनमें नक्सलवाद भी था, उनमें आतंकवाद भी था, उनमें भ्रष्टाचार यानी करप्शन भी था। आदि जी हमसे, आपसे और दर्शकों से ये छिपा नहीं है कि साहब इस देश में आतंकवादियों को भी, नक्सलवादियों को भी, अर्बन नक्सल्स को भी किस तरीके से संरक्षण मिलता रहा है, हम्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। उनको राहतें मिलती रही, उनको जमानतें मिलती रही। और हद तो तब हो जाती है जब ईडी छापे मारती है, एक बहुत बड़ी और लंबी कवायद होती है, सीबीआई जो है किसी को गिरफ्तार करती है और कोर्ट्स में बैठे हुए जजेस साहिबान ईडी को फटकार लगाने लगते हैं, सीबीआई को फटकार लगाने लगते हैं और ऐसे लोगों को जमानत भी दे दी जाती है। तो ये सिस्टम जब तक बना रहेगा तब तक आप चीजों को नहीं सुधार सकते। और ऐसे में जो आप कह रहे हैं, यही सोच अब लोगों की बननी शुरू हो चुकी है कि फिर तो योगी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। ठीक है ना फिर तो। ऑल्दो देखिए सर, एज अ एट एट द लॉ लेवल मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, बट एज अ सिटीजन जब मेरे को दिखता है कि भैया हमारे देश में लॉ का क्या हालत है, मैं तो फिर तो पूरे पूरे खुले हाथ से सपोर्ट में खड़ा हूं वहां पर। मेरे हिसाब से बुलडोजर बुलडोजर एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। भैया उसको आप कोर्ट लेके जाओ, कोर्ट को इमीडिएटली उसको वो देना चाहिए। अब देखिए सर, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो भी क्रैकडाउन चल रहा है सर, फडणवीस साहब ने जोर से मतलब तोड़ा है, एंड गुजरात में भी एक जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी बड़ा जोर से क्रैकडाउन हो रहा है। एक एक सबक जा रहा है सोसाइटी के अंदर, और ये सबक पहले यूपी में था और हमको दिखता है कि अभी ये महाराष्ट्र में भी सबक जाएगा। ठीक है जी, अभी गुजरात में जाएगा, एमपी में भी मऊ में जो चीज हुई है सर उसके बारे में भी मतलब काफी मारामारी चल रही है वहां पर। तो पहले आपको इसका जो ओवरऑल ग्राउंड पे इन तत्वों पे इम्पैक्ट मेरे को जरा बताइए सर, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में जो नेक्स्ट मैं आपसे सब्जेक्ट में पूछूंगा इज अबाउट द फैक्टर कि देखिए जब तक, और गवर्नमेंट अकेली क्या कर सकती है यहाँ पर, तो भैया जजों का सिस्टम ही इतना जबरदस्त है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर ही रोक देते हैं वो लोग तो, और ब्यूरोक्रेसी उनके साथ में है, तो ये तो पूरा नेक्सस है सर। देखिए जो भी गुजरात में हुआ है, रात्रि के समय जो उन्होंने एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की और उसके बाद हमने उनको लंगड़ाते हुए चलते हुए पुलिस के कंधों पर किसी तरीके से सरवाइव करते हुए देखा। इलाज तो वही है, इलाज वही है। हाँ, कोर्ट में भी पेश किया जाता है, उसके बाद उनको कस्टडी में भी लिया जाता है, फिर वो न्यायिक हिरासत में भी जाते हैं, फिर उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन इमीडिएटली कुछ तो मैसेज आपको देना पड़ेगा ना ऐसे तत्वों को, ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसे गुंडों को। और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे वो मुख्तार अंसारी वाली थी, जिसमें जी। कहा हाँ गया था कि जी, साहब माफी जेल में चाहूंगा। जो है जेल में जो है उनको जहर दे दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उसकी भी जांच हो गई, उसमें भी रिपोर्ट आ गई, पता लगा कि नहीं, कोई जहर नहीं दिया गया। वो तो खुद अपनी ही इतनी बीमारियों से ग्रस्त था और वो इतने इतने
कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में था। ये वही है ना हामिद अंसारी का रिश्तेदार, जिसको पंजाब में ले जाकर के कांग्रेस सरकार ने, नाम तो जेल का था लेकिन एक गेस्ट हाउस टाइप बैठाया गया था, इसकी बीवी इसके साथ रह रही थी, इसके बच्चे इससे मिलते थे। यानी योगी के खौफ से और कानून से बचाने के लिए इसको पंजाब में ले जाकर के बैठाया गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, और हामिद अंसारी के कहने पर ही बैठाया गया होगा क्योंकि हामिद अंसारी का ये भतीजा लगता है। तो आप ये अंदाजा लगाओ कि इस देश का अगर उपराष्ट्रपति, जिसको 2 बार, जिस पर मेहरबानी की सोनिया जी ने, उनको 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बनाया, वो किस किस तरह के कारनामे कर रहा है बैठ करके, या कांग्रेस के नेता किस तरह के कारनामे कर रहे हैं, माफियाओं को, गुंडों को, बदमाशों को, और जिस पर तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के मुकदमे हैं, उसको कानूनी प्रक्रिया से बचाने के लिए पंजाब में ले जाकर के आराम से सारी सुख सुविधाएं दे करके बैठाया गया। ये तो योगी जी हैं, वो तो कानून के तो लंबे हाथ है ही, योगी जी के भी बहुत लंबे हाथ हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से फिर आदेश करवा करके उनको पंजाब से हाँक करके लेकर के आए, और फिर ऐसी जगह उनको जेल में ठूंसा जहां तक उनके परिवार के लोग और उनके जो कानूनी सलाहकार हैं वो उनको पहुंचने में जरा कुछ घंटे तो कम से कम लगे दूसरी जगहों से पहुंचने में, और उसके बाद जो उसकी हालत हुई है वो सबने देखा है। तो ये जो साहब खेल चल रहा है इस देश में, अल्टीमेटली सरकारों को बहुत कड़े मैसेज तो देने पड़ेंगे, और ये केवल अपराधियों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसे नेता, ऐसा पूरा सिस्टम, और सिस्टम में बैठे हुए ये कोर्ट्स में बैठे हुए जज साहिबान भी सबको एक मैसेज देना पड़ेगा कि भाई या तो न्याय करना शुरू करिए और तेजी से न्याय करना शुरू करिए, नहीं तो फिर जनता सड़कों पर ना उतर आए, इसलिए हमें तो ये करना पड़ेगा। क्योंकि ये सही टाइम है सर। आई थिंक इतने टाइम तक जो अभी तक सरकार का मोटिव था कि भाई देश को थोड़ा सा इकोनॉमी ऊपर लेके जानी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, खाना देना है, ये करना है, वो करना है, वो समझ में आता है सर। लेकिन आई थिंक अभी इस टाइम पे जब जब हमारा जो एब्जेक्ट पॉवर्टी जिसको बोलते हैं उसके लेवल्स 0 के पास आ रहे हैं, लोगों के पास खाना है, थोड़ी बहुत काम मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, आई थिंक ये टाइम अब थोड़ा इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करने का है। सर आखिर में मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछूंगा। ये जो अभी बड़े बड़े क्लेम चल रहे हैं वक्फ के ऊपर कि साहब वक्फ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये तो एक तरफ से है, दूसरी तरफ अभी भी खुश नहीं है। विष्णु शंकर जैन जी ने बोला कि कुछ जेपीसी में गड़बड़ हुई है। कई लोग इसमें बोलते हैं कि भैया फेज 1 है, फेज 2, 3 में और कुछ होगा, क्योंकि एक बार ये वक्फ बिल पास हो जाए उसमें अमेंडमेंट्स आप बार बार कर सकते हो। आपका क्या ख्याल है सर इसके ऊपर? क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर थोड़ी पूरी डिगिंग करी नहीं है, तो मैं अपना कुछ ओपिनियन देने को इस टाइम पे बिल्कुल राजी नहीं हूँ। तो आप बताइए, आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल तो आ जाएगा, संसद में पेश कर दिया जाएगा। अब वो किस दिन होगा और किस तरीके से होगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है। इससे जुड़ी हुई जितनी भी आशंकाएं हैं या बयान हैं या जिस तरह की चिंताएं हैं, वो तो बाद में भी एड्रेस की जा सकती हैं। एक शुरुआत तो हो गई, और ये शुरुआत हुई है इसीलिए पूरे देश में हम देख रहे हैं ना, ये लोग छाती पीट रहे हैं। बिकॉज़ जेपीसी के जितने रिकमेंडेशंस जिन्होंने डाले थे, जेपीसी ने सारे तो एक्सेप्ट कर लिए। नहीं, वो केवल 12 या शायद 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है। हाँ, ये जो विपक्षी दल थे और जो ये वक्फ बोर्ड वाले और तमाम दूसरे जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो 40 संशोधन पेश किए गए थे, उनको रिजेक्ट किया गया है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि फिर इसका मतलब ही क्या रह जाएगा? तो फिर तो जो पुराना वक्फ कानून है उसी को चलने दिया जाए। वो सारे पुराने कानूनों को ही, सारे प्रावधानों को ही बनाए रखना चाहते थे जो 40 सिफारिशें इनकी तरफ से की गई थी, और कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। करीब 5 करोड़ ईमेल भिजवाई गई हैं इस जेपीसी को, 5 करोड़ ईमेल भिजवाई गई हैं, और उनमें से मोस्टली
2/3 से भी ज्यादा विदेशों से भिजवाई गई है। वो तो सब पता लग जाता है आजकल तो कि भाई ये कैसे कैसे ये क्या साजिश रची जा रही है। तो मुझे लग ये रहा है कि ये पेश होगा, और जो लोग धमकियां दे रहे हैं ना, ये जो जंतर मंतर पर बैठ करके जो है वो लंबे लंबे भाषण देते हैं, वो ठीक है, जिनको एड्रेस करना चाहते हैं कर लो, जो पोस्चरिंग लेना चाहते हैं कर लो, लेकिन ये जो धमकी देते हैं कि हम ये होने नहीं देंगे, हम इसे पास होने नहीं देंगे, इन्होंने धमकी तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने पर भी दी थी कि पूरे देश में खून की नदियां बह जाएंगी। इन्होंने तो ये भी कहा था कि घाटी में कोई तिरंगा कंधे पे उठाने वाला नहीं मिलेगा। इन्होंने तो ये भी कहा था 2014 से पहले, जब सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया था और फिर एनडीए ने भी उस पर मोहर लगाई थी, इन्होंने कहा था कि देखते हैं नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इन्होंने तो ये भी कहा था कि देखते हैं बाबरी की जगह जो है अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ये कैसे बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी धमकी दी थी, और उन सब की कैसे हवा निकली है, कैसे हवा निकाली गई है, सबको पता है, सब देख रहे हैं। इन्होंने तो सीएए के समय भी जगह जगह आग लगाने की कोशिश की थी, सड़कों पे आए थे लोग। उनका इलाज उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने कैसे किया था वो भी सबने देखा है। और अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते फिर रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। वो शर्जिल इमाम से लेकर के तमाम लोग जो हैं, जमानतें नहीं मिल रही हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, ये महू में जो कुछ हुआ था, इंडियन टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो जश्न मनाया जा रहा था, उसमें भी जितने पकड़े गए हैं, संभल का आप देख लीजिए, योगी बाबा ने चील गाड़ी बना दी है इनकी बिल्कुल। ये सारे के सारे भागे फिर रहे हैं। वहां का जो समाजवादी पार्टी का सांसद है जियाउर रहमान बर्क, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा फिर रहा है। और इसी तरीके से अब नागपुर में होगा। इनका इलाज ऐसा किया जाएगा कि इनकी आंखें हो जाएं, तो बचेगा कोई नहीं इनमें से, जितने भी ये दंगाई इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और वक्फ बिल के पेश होने या पारित होने के समय भी अगर पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में फंस करके, असदुद्दीन ओवैसी जैसों के, अखिलेश यादव जैसों के, ममता बनर्जी जैसों के चक्कर में फंस करके कुछ लोगों ने सड़क पर निकल करके वैसी ही हरकतें करने की कोशिश की, इलाज उनका भी वैसा ही होगा। रीअश्योरिंग सर, मैं सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक चीज तो है, टॉलरेंस लेवल तो एकदम खत्म हो रखी है, एकदम खत्म हो रखी है। मेरे हिसाब से एक छोटा सा संशोधन करना पड़ेगा लॉ के अंदर, कि ऐसी जो राइटिंग होती है उसको टेररिज्म के अंदर हमको डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे भी मास राइटिंग का प्रोविजन, प्रावधान आईपीसी में नहीं था, अभी बीएनएस के अंदर है। सो ये जो बंदे पकड़े जाएंगे ये सब बीएनएस में ठुकेंगे, इनको बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आईपीसी में नहीं जाएंगे अंदर, ये सब बीएनएस के अंदर जाएंगे, इनकी बैंड बजने वाली है बहुत बुरी तरह से। मेरे हिसाब से मैं तो बड़ा क्लियरली ये बोलूंगा, ये दो जगहों में जो भी चीजें हुई उनके आप एग्जाम्पल्स क्रिएट करिए दुनिया के अंदर, देश के अंदर, कि साहब ये करोगे तो ये हालत होगी आपकी, ना करो बेटर है, क्योंकि सब कुछ रोकना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप बोलें कि भाई राइटिंग एकदम बंद कर दो, वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता। गाइज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। बड़ा इंटरेस्टिंग एंड बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हुआ है। मैं थैंक यू बोलूंगा ओमकार जी को कि उन्होंने बड़ा ओपन हार्ट से ये डिस्कशन कर रहा है। सर का पहला लाइव है चैनल पे, हमारे पास करीब 2400 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, तो प्लीज लाइक जरा जोर से करिएगा। 1000 लाइक्स यार, क्या बात है, पसंद नहीं है क्या कि गुस्से में मेरे चैनल पे गुस्सा उतार रहे हो? भाई मैंने नहीं राइट करा, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ भाई, मेरे चैनल को तो लाइक कर दो। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थैंक यू। बहुत लोग बोल रहे हैं सर, बहुत अच्छी डिस्कशन रही है, फैक्ट्स में आपने बात करा है, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी। सो चलिए थोड़े से सवाल ले लेते हैं। विघ्नेश जी थैंक यू, कहते हैं विष्णु शंकर जैन जी पुट आउट सम ट्वीट्स दैट जेपीसी हैज नॉट कंसिडर्ड क्रूशियल सजेशन ऑन वक्फ बिल, करंटली बिल रिजॉल्व्स ओनली 20% ऑफ द प्रॉब्लम, लीड टू मोर कॉम्प्लेक्सिटी, मेक अ शो ऑन दिस। यार ऑनेस्टली टेलिंग यू, उन्होंने जेपीसी और वक्फ का वो देखा होगा, हमने देखा नहीं है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्चुअली टॉक जब तक वो सामने नहीं आता। क्या कहते हैं सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सेम बिल्कुल सही है। और अगर विष्णु जैन कोई चिंता जाहिर कर रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तथ्य है उसमें जी।
और मैं तो सर उनको ही मैं मतलब मेरी तरफ से तो मैंने अपने शो में पहले भी बोला, उनको ही मैं मान्यता देता हूँ बिकॉज़ वो सबसे आगे लड़े हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं जभी भी कोई मुझे वक़्फ़ के बारे में पूछता है, जैसे लोग बोलते हैं ना रिपील एकदम फेंक देना चाहिए निकाल के, क्योंकि विष्णु जैन जी बोलते हैं बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए निकाल के। मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए भाई, उनकी बात सुनो, उनका पॉडकास्ट है, सुनो वो क्या बिल्कुल, बोलते हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। अभिषेक जी थैंक यू, कहते हैं भाई ब्रीन होए ना प्रीत, दैट्स इट। सही बात है। थॉट प्रोवोकेटर जी थैंक यू, हिंदूज़ आर बिज़ी इन महाकुंभ एंड ट्रेटर्स आर महाटुम। हाँ, लेकिन ये भी एक मैसेज देना होता है साहब, महाकुंभ से जो मैसेज गया है, ये बहुत बड़ा मैसेज गया है और केवल यहीं के लोगों में नहीं गया है, दुनिया भर में गया है कि सनातनी फिर से जाग गए हैं, एकजुट हो गए हैं। ये एक सही बात है सर, और इससे काफ़ी लोगों को मैं आपको आई डोंट नो आप मुझसे एग्री करोगे कि नहीं, ये जो जितने अभी ये जो सडनली राइटिंग-शाइटिंग हो रही है, ये आपको दिखा रहे हैं कि आप तो यूनाइटेड हो, हम भी यूनाइटेड हैं भाई, ऐसे मत करो यार, हम कोई टूटे हुए नहीं हैं। हम भी सो नहीं रहे हैं, हम हम भी भी सो जाग नहीं रहे, एक आपको जवाब दे रहे हैं और कुछ नहीं है। थॉट प्रोवोकेटर जी थैंक यू। अच्छा ये हो गया, सॉरी माय अपॉलजीज। राघव शर्मा जी थैंक यू सो मच, कहते हैं पाकिस्तान वाज कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया फॉर रिलीजन, देन व्हाई आर स्टिल कीपिंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। अब यार वो देखिए रिटोरिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। वी हैव, देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आपको ताश कभी खेली हो तो जिस जो पत्ते हाथ में है उससे खेलते हैं। सर कुछ गलत बोला तो बताइए सर। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, नहीं सही है, सही है। जी, लोकल टू ग्लोबल थैंक यू सो मच, विष्णु जैन जी का ट्वीट किया है, वी स्पोकन अबाउट इट, कुछ और बोलना चाहेंगे सर? उस पर तो हम लोग बोल ही चुके हैं। जी, प्लैनेट थैंक यू सो मच आपके सुपर स्टिकर के लिए। थॉट प्रोवोकेटर जी वंस अगेन थैंक यू। पॉलिसी प्रोब लोकल मुल्ला वेरेवर देयर इज अ रायट, दैट इज ट्रू, सही बात है सर। विशाल जी कहते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज योगी मॉडल पीपल शुड बी रेस्ट अश्योर्ड, अथॉरिटी इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग। ये देखिए सर, ये एक रीअश्योरेंस की जो हम बात कर रहे थे, जो पब्लिक को फर्स्ट लाइन पे मिल जाती है कि बंदे की टांग टूट गई है, उसको गोली लगी है, हाँ ठीक है, हाँ शांति। तो आई थिंक ये एक पॉलिसी दिखने वाली जो जस्टिस होती है, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं सर? और इनके बच्चे भी पूछेंगे कि बाबा, पापा, अब्बू, आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? सारा मोहल्ला पूछेगा। ओह, और ये मैसेज देने की जरूरत होती है। ये सही बात बोली आपने सर। ऑलराइट, तुषार जी कहते हैं आई एम फ्रॉम नागपुर, इट्स बीन 4 days now we are facing a curfew, half the city is in curfew, I'm living 3 kilometers away from where the rioting happened, hope Deva Bau is punished harder। तुषार देखिए, जी, जब कार्रवाइयां करनी होती हैं तो फिर आस पड़ोस में भी शांति बनी रहे और वो किसी तरह के लपेटे में ना आए, तो थोड़ा सा तो सहयोग करना पड़ेगा साहब। थोड़ी सी तो पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी। जी अभी देखिए, यहाँ शंभू बॉर्डर पर जो हुआ था, तो पटियाला और आसपास के संगरूर के कुछ जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया था 24 घंटे के लिए। अब वो बहाल हो गया है। तो जैसे ही नागपुर में कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद पाबंदी हटा ली जाएंगी, कर्फ्यू उठा लिया जाएगा। जी, ओमकार जी प्रणाम, कैन द गवर्नमेंट ब्रिंग अ बिल फॉर लॉ एंड ऑर्डर टू गिव डबल द पनिशमेंट, जेल टाइम और फाइन इफ दे आर इन अ गवर्नमेंट जॉब, जुडिशरी, एमपी, एमएलए एंड अदर पॉलिटिकल पोस्ट्स? आई सपोर्ट दिस। नहीं, नहीं, ये करना पड़ेगा भाई। अल्टीमेटली जो है, सिस्टम को सरकार के साथ सरकार की नीतियों के अनुसार ही चलते हुए दिखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, तो सिस्टम में बैठे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं जाते हुए दिखने चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए, सबकी। कोई ये ना माने कि मैं तो सुप्रीम हूं तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो सरकार को भी फटकार लगाऊंगा, मैं तो इस मंत्री को भी रेल दूंगा, मैं तो
इसको चाहूंगा तो इसको जमानत पर छोड़ दूंगा। एजेंसियां जो काम करती हैं वो, हाँ एजेंसियां गलत कर रही हैं, आप पॉइंट आउट करिए, आप और उसको भी फिक्स करिए, लेकिन जो एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में, देश में, वो तो गलत ही है, उसको हम सही नहीं कह सकते हैं। बात सही है सर, एक्चुअली। संगीता जी, द सिस्टम कैन चेंज एंड वन स्टेप टुवर्ड्स इट इज टू हैव ओनली ब्रॉडर हिंदूज एज वोटिंग सिटीजंस ऑफ भारत। अब देखिए सर, इसी जगह पे जाती है बात, बिकॉज लोग इतने परेशान हो चुके हैं सिस्टम से कि भाई हमको तो इक्वालिटी कभी मिलेगी नहीं, तो स्टेटस को चेंज करोगे। और ये समझ में आता है, जो फ्रस्ट्रेशन है समझ में आती है, ऑल्दो इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, बट समझ में आती है। सर लास्ट वाला जानकी जी कहते हैं, जय श्री राम, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड वन थिंग, आवर एजेंसीज आर एबल टू अवर्ट टेररिस्ट अटैक्स, बट व्हाट इज मिसिंग व्हेन इट कम्स टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड दीस सॉर्ट ऑफ प्लान्ड अटैक्स। इस पर तो आप ही बताइए, आप बहुत करीबी से इन सब चीजों को फॉलो करते रहे हैं। देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा यार, एक अगर हुआ है तो एक चीज ये मान के रखिए कि कम से कम 100 प्रिवेंट हुए होंगे, ठीक है, बिकॉज और हर चीज को रोकना इम्पॉसिबल रहेगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, इम्पॉसिबल होता है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो अगर एक हुआ है तो एक मान के चलिए, कम से कम नहीं तो 70-100 नहीं हुए हैं, ठीक है। जो भी बीच बीच में आपने देखा है कि कई जगहों पे जाके रेड्स होती हैं, ये होता है, ईडी, सीबीआई, एनआईए की रेड्स होती हैं, दिस इज बिकॉज प्रिवेंशन होती है। अब वो चीजें ये इंटेलिजेंस एजेंसी आके बोलती नहीं है कि साहब ये हमने प्रिवेंट करा है, राइट। हैविंग सेड दैट, ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसका तो मैं 2 दिन से ये चीज बोल रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड काम तो होता है, ऐसी बात नहीं है। एंड लेट मी अश्योर यू कि एनआईए और ये जो एजेंसीज हैं, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। इसी बात में ओंकार जी, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, एंड आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पर्सपेक्टिव दिया, और बड़ा ही डेलिकेट कॉन्वर्सेशन है होने के लिए, बट आपने बड़ा अच्छे से हमको समझाया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।